हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखा था। डेटा स्ट्रक्चर के ओवरव्यू में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और अरेंज करते हैं। तो आज के क्लास में हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखा था, जैसे एरे, लिंक लिस्ट है, ठीक है, उसके बाद ग्राफ और ट्री। अब उसमें हमने दो और पॉइंट डिस्कस किया था, स्टैक एंड क्यू, जो कि ऑपरेशन है ऑन द डेटा, इंसर्शन और डिलीशन का। तो हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। आगे जाकर ये सारे चैप्टर्स हैं, अभी पहला चैप्टर है तो आपका ये इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो अभी तक हमने सीखा कि डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे एरे, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ और ट्री। अब डेटा को हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद अब उन डेटा के साथ बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो वहाँ पर ऑपरेशन कैसे, जब डेटा हमारे पास आ गया तो उस पर हम क्या करेंगे, या तो उसमें हम डेटा को खोजना शुरू करेंगे, पर्टिकुलर डेटा को। जैसे हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट का, और उसमें से हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमको फाइंड करना है, तो हमको क्या करना होगा, उस पूरे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन ढूंढना होगा। तो उस चीज़ को करने में हमारा टाइम वेस्ट होगा अगर हमारा वो डेटा अरेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला यहाँ पर ऑपरेशन है, ठीक है, डेटा पर हम जो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो है आपका ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग, TRAVERSING, ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन। ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन, ये ट्रेवर्सिंग जो वर्ड है ये किस वर्ड से बना हुआ है? ट्रेवल वर्ड से बना हुआ है। अब ट्रेवल मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ट्रेवल मतलब घूमना फिरना, यात्रा करना। तो यहाँ पर भी हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ट्रेवर्सिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मीन्स कि हमारे पास जो डेटा होगा उस पूरे डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा को एक बार विजिट कर लेना है। सिंगल टाइम हमको विजिट कर लेना, मतलब हर डेटा तक हमको एक बार पहुंच जाना है, इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। सारे डेटा को एक एक करके हमने एक्सेस किया, इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड, एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली once, so that certain items in the record may be processed, ठीक है। क्या करा है? ताकि सर्टेन आइटम्स को हम प्रोसेस कर सकें। जैसे अगर आपको कोई आइटम, हमको किसी कलेक्शन में से एक डेटा को डिलीट करना है, तो सबसे पहले उस डेटा को ढूंढना होगा। तो ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा? शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक डेटा के साथ जिस डेटा को डिलीट करना उसको मैच करके देखना होगा कि वो पर्टिकुलर डेटा है कहाँ। तो ढूंढने के लिए सबसे पहले, उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले ढूंढना होगा। ढूंढने के लिए आपको सारे एलिमेंट तक एक एक बार पहुंचना होगा, रीच करना होगा, सबको प्रोसेस करना होगा। तो बिना ट्रेवर्सिंग के कोई भी वर्क हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है ट्रेवर्सिंग, मतलब एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द रिकॉर्ड। किस लिए? टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस विद दोज एलिमेंट। अब उसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अनदर बहुत सारे और भी ऑपरेशंस है। वो सारे ऑपरेशन करने के लिए हमको सारे आइटम को एक बार क्या करना है? प्रोसेस करने के लिए हमको वहाँ तक पहुँचना होगा, ट्रेवल करना होगा। तो इसमें हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? दिस accessing
and processing is sometimes called visiting in record, visiting the record। ठीक है, रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है, एलिमेंट्स है, जिसमें हमको सारे एलिमेंट को एक बार विजिट करना इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है नंबर्स का, है ना, 23, 41, 63, 81, 91, 20 और 15। अब इसमें से हमें क्या करना है? सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है। क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास क्या आया? डिस्प्ले ईच एलिमेंट, है ना, ऑफ इन द रिकॉर्ड, डिस्प्ले ईच एलिमेंट ऑफ द रिकॉर्ड। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड था, ठीक है, इस रिकॉर्ड के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सारे रिकॉर्ड तक एक एक बार आपको पहुंचना ही होगा। अगर आप यहाँ रिकॉर्ड तक के एलिमेंट तक, इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुँचिएगा तो उनको डिस्प्ले नहीं कर पाइएगा। तो आपको सारे एलिमेंट तक पहुँचना होगा। तो इसके लिए ट्रेवर्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेवर्सिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपके पास ट्रेवर्सिंग के बाद? ट्रेवर्सिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है आपका सर्चिंग। दूसरा जो ऑपरेशन है सर्चिंग। अब हमारे पास जो कलेक्शन है, रिकॉर्ड है, उसमें हम दूसरा ऑपरेशन क्या परफॉर्म करते हैं? सर्चिंग का। सर्चिंग मतलब सर्च द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द रिकॉर्ड। अब सर्च करने का मतलब हम क्या क्या सर्च करते हैं? उस आइटम को सर्च करते हैं कि वो आइटम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। सबसे पहला चीज़, अगर अवेलेबल है तो किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ढूंढते हैं। तो या फिर और भी क्या उसमें ढूंढ सकते हैं कि वो आइटम अगर अवेलेबल है तो कितने टाइम से अवेलेबल है। तो 2-3 चीज़ है सर्चिंग में, लेकिन सर्चिंग का मीनिंग होता है किसी आइटम को, गिवन पर्टिकुलर एक आइटम को कलेक्शन ऑफ आइटम्स में से, रिकॉर्ड्स में से ढूंढना है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फाइंडिंग द लोकेशन of the record with a given key value or finding the locations finding the locations of all records which satisfy one or more condition, है ना, which satisfy one or more कंडीशन। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड में किसी भी गिवन एलिमेंट को उसके की वैल्यू के साथ ढूंढना इज कॉल्ड सर्चिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट था, है ना, उसमें से हमको किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को ढूंढना है, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे या ढूंढने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्चिंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। सर्चिंग बहुत सिंपल सा वर्ड है और आप लोग सुने भी होंगे इस वर्ड को, तो आपको पता होगा कि सर्चिंग होता क्या है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है? देखिए, मैं यहाँ लिखते इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोग अपने कॉपी में इसको लिखते चलिए, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि नोट्स नहीं है या कुछ ऐसा कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्टिंग क्या है? तो इंसर्टिंग मतलब इंसर्शन, यानी कि किसी चीज़ को रिकॉर्ड में इंसर्ट कर देना। पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड है, उसमें किसी एक अनदर एलिमेंट को इंसर्ट कर देना इज कॉल्ड इंसर्टिंग। तो ये क्या है? इंसर्शन, एडिंग ए न्यू रिकॉर्ड इन द स्ट्रक्चर। क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन है, एडिंग न्यू रिकॉर्ड
into the स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर, या क्या कह सकते हैं, एडिंग एन एलिमेंट इन द रिकॉर्ड। ठीक है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर देना, ऐड कर देना। नेक्स्ट फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ है आपका डिलीशन। फोर्थ ऑपरेशन आपका क्या है, डिलीशन। डिलीशन क्या होता है, तो गिवन आइटम को रिकॉर्ड में से डिलीट कर देना, है ना, डिलीटिंग या रिमूविंग a record from the structure, ठीक है, रिमूविंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम दी स्ट्रक्चर, तो रिमूव कर देना इज कॉल्ड अ डिलीशन। तो ये था ऑपरेशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या ऑपरेशन है, फिफ्थ ऑपरेशन क्या है, सॉर्टिंग, है ना। फिफ्थ ऑपरेशन हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यहाँ SHORT नहीं है, SORT है, सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग का मीनिंग होता है अरेंज करना एलिमेंट को इन द गिवन फॉर्मेट। अब वो फॉर्मेट असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है, न्यूमेरिकली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी न किसी पर्टिकुलर, है ना, फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करना है। तो अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन सम लॉजिकल ऑर्डर, क्या है, अरेंजिंग द रिकॉर्ड, अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन सम लॉजिकल ऑर्डर। अब ये लॉजिकल ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है और न्यूमेरिकली भी हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना। लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग मीन्स होता है अरेंजिंग द एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है, जो लास्ट है आपका सिक्स्थ ऑपरेशन, मर्जिंग। मर्ज करना यानी कि एलिमेंट को मिला देना, आपस में मिलाना। जैसे हमारे पास दो रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड में हमारे पास अलग अलग डेटा आइटम अवेलेबल्स हैं। पहला रिकॉर्ड में 10 एलिमेंट है, दूसरे रिकॉर्ड में 8 एलिमेंट है, इन दोनों को मिला के एक रिकॉर्ड बना देना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों के इंफॉर्मेशन को मर्ज करेंगे, एक दूसरे में मिलाएंगे। अब उसमें मिलाने का भी अलग अलग तरीका, ऐसे नहीं कि एक को उठाए दूसरे को उसके पीछे ऐड कर दिए, तो ऐसे नहीं मिलाना। अगर ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मिलने के बाद जो रिकॉर्ड बने वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी तरह से मिला देना है। ठीक है, तो मिलने के बाद भी डेटा अरेंज हो, वो अपना जो की वैल्यू है, जो उसका एक यूनिकनेस है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, वो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो वो सब हम ध्यान देते हैं। तो क्या है, मर्जिंग में हमारा क्या डेफिनेशन है, कंबाइनिंग द रिकॉर्ड, कंबाइनिंग द records, combining the records in two different sorted files into a single sorted file, into a single sorted फाइल। ठीक है, अरेंज करना डेटा को दो अलग अलग रिकॉर्ड के सिंगल सॉर्टेड फाइल में क्या कहलाता है, मर्जिंग। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट, अब ये जो हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़ा है, ये 6 का 6 ऑपरेशन, ये 6 का 6 ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। जो भी हमने लिंक लिस्ट के टॉपिक पढ़े थे अभी, एरे, लिंक्ड लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर के जो टॉपिक थे एरे, लिंक्ड लिस्ट, है ना, उन सभी पर हम लोग इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन उन सभी पर अप्लाई होंगे। चाहे अगर आप एरे लेते हैं तो एरे में भी ये सारा 6 का 6 टर्म अप्लाई होगा। अगर हम लोग लिंक्ड लिस्ट लेते हैं तो लिंक लिस्ट में भी ये 6 का 6 टर्म अप्लाई होगा। अगर हम लोग ट्री और ग्राफ यूज करते हैं तो उसमें भी ये 6 का 6 टर्म अप्लाई होगा। तो हम ये 6 का 6 ऑपरेशन हम लोग हर बार करेंगे। तो एक एक करके हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपल जो एरे है, क्योंकि एरे ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले
तो एरे में हम लोग ये सारा टर्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि एरे में हम ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं, इंसर्टिंग, डिलीशन, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सारा टर्म हम कैसे एरे में इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे एरे के बाद लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे। लेकिन एरे में को ख़त्म करने के बाद हम लोग स्टैक और क्यू को भी देख लेंगे, क्योंकि स्टैक और क्यू भी हम एरे पर ही इम्प्लीमेंट करेंगे आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार। तो एरे पर ही हम लोग वो सारा टर्म भी देख लेंगे, स्टैक एंड क्यू, और देन आफ्टर हम लोग स्विच करेंगे लिंक्ड लिस्ट पर। और लिंक्ड लिस्ट में भी हम लोग ये ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग और इंसर्शन और डिलीशन देखेंगे। सॉर्टिंग और मर्जिंग को हम लोग वहाँ नहीं स्किप करेंगे, वहाँ आपको नहीं पढ़ना है लिंक लिस्ट में सॉर्टिंग एंड मर्जिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग ट्री एंड ग्राफ में भी हम लोग यही ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब इसमें एक और चीज़ आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्सिटी निकालने, है ना। मेन इसमें जो एक टर्म है कॉम्प्लेक्सिटी निकालने, बिग ओ नोटेशन, सिलेबस में भी था बिग ओ नोटेशन कैलकुलेट करना। तो बिग ओ नोटेशन यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता क्या है। तो देखिए, जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं या कोई भी हमने प्रोग्राम डेवलप किया, तो वो प्रोग्राम टेस्टिंग फेज में चला जाता है। अब टेस्टिंग फेज में सिर्फ ये टेस्ट नहीं होता है कि वो जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, सिर्फ इतना नहीं, वो टेस्ट होता है कि हमने कोड लिखा, कोड लिख के हमने दे दिया। अब वो जो यूज़र है या जो टेस्टिंग करने वाला है पर्सन, वो ये सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि रिक्वायरमेंट था 2 नंबर को ऐड करने का, तो क्या ये प्रोग्राम 2 नंबर को सही तरीके से ऐड करके रिजल्ट दे रहा है या नहीं, सिर्फ इतना ही वहाँ नहीं था। वहाँ अब क्या होता है कि टेस्टिंग में ये तो चेक किया गया कि सबसे पहला बात कि हाँ 2 नंबर को ऐड करना था, 2 नंबर हमने इनपुट किया, 2 नंबर ऐड कर दिया। अब वहाँ पर ये भी टेस्ट किया जाता है कि ये जो प्रोग्राम है ये मेमोरी कितना रिजर्व कर रहा है ना। यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाला जाता है उसका, कि स्पेस वो कितना एक्वायर करेगा, मैक्सिमम कितना स्पेस रिक्वायर करेगा और मिनिमम कितना स्पेस वो एक्वायर करेगा, है ना। क्योंकि स्पेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया और पता चला कि वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया और उसको जब हम अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में जब इंस्टॉल किए, तो वो जहाँ 1 MB 2 MB का स्पेस लेना चाहिए था, वहाँ वो 32 MB 1 GB 2 GB का स्पेस ले रहा है। तो उस केस में वो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको बहुत लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे और उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। जैसे अभी हम लोग PUBG वगैरह देखते हैं, तो PUBG सारे मोबाइल में नहीं चलता, तो वैसे यूज़र जो PUBG खेलना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और वो मोबाइल नहीं परचेज कर सकते हैं वैसा, तो वो नहीं खेल पाते हैं। तो इससे क्या हुआ, PUBG का यूज़र घटा। बट PUBG थोड़ा सा ऐसा गेम प्ले है कि उसको कितना भी वो श्रिंक करेगा तो वो कम नहीं कर सकते। उसने एक PUBG लाइट भी लाया। PUBG लाइट क्या करता है, कम ही मेमोरी में चल जाता है। तो वो ऐसे यूज़र के लिए लाया जिनके पास कम मेमोरी वाले मोबाइल फ़ोन हैं, वो उस PUBG लाइट को इंस्टॉल करके यूज कर लेते हैं। तो मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड किया जाता है कि वो मैक्सिमम कितना स्पेस एक्वायर करेगा, उसको कितना स्पेस का रिक्वायरमेंट है ना, वो चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं। और एक और चीज़ क्या फाइंड किया जाता है, फिर स्पेस के बाद मतलब कोई भी प्रोग्राम कम से कम स्पेस में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए ताकि हमारा स्पेस बचे। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अब प्रोग्राम हमने बनाकर तो दे दिया, डिलीवर कर दिया। पता चला कि जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया गया, यानी कि उसको जब डबल क्लिक करके रन करवाया जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। टाइम क्या हो रहा है, जहाँ हमने उसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद उसको ओपन होने तक में, यानी कि पूरा एग्जीक्यूट होने में 1 मिनट का टाइम लग गया, 2 मिनट का टाइम लग गया। तो उतने देर तक यूज़र को पेशेंस बनाए रखना पड़ा और वेट करना पड़ा कि इतने देर के बाद उसको आउटपुट डिस्प्ले होगा। जब उसको बहुत ज़्यादा वेट करवाइएगा यूज़र को, है ना,
तो यूज़र क्या करता है, जब वेट ज़्यादा करने लगता है तो वो छोड़ देता है, कहता है छोड़ो हटाओ, ये काम हम खुद से कर लेंगे या ये काम हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हमारा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे गेम हम लोग ओपन करते हैं तो गेम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कोड होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन उसको भी बनाने वाला क्या करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है कि उसके टाइम को कम किया जाए, मतलब उसके लोडिंग होने का जो टाइम है वो कम हो जाए, कम से कम समय में वो लोड होकर ओपन हो जाए मोबाइल में। बैकग्राउंड में बाकी के प्रोसेस लोड होते रहेंगे, तब तक उसके बाकी के फीचर्स ऑन करके उसको प्ले करने का ऑप्शन दे दिया जाए, ताकि वो यूज़र बिजी रहे, इंटरेक्ट होता रहे हमारे गेम के साथ या हमारे ऐप के साथ, और बोर ना हो, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा वेट करवाइएगा बोर होगा, और जहाँ वो बोर हुआ आपके सॉफ्टवेयर को, आपके प्रोडक्ट को वो यूज़ करना बंद कर देगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्राम का टाइम कंज्यूमिंग जो होता है एग्जीक्यूशन का, वो कम होना चाहिए। तो हम जो टेस्टिंग करने वाले लोग होते हैं वो उस चीज़ को भी टेस्ट करते हैं कि जो भी आपका प्रोग्राम डेवलप हुआ है वो कितना टाइम लगा रहा है एग्जीक्यूट होने में, है ना। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, मिनिमम कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नोटेशंस दिए गए हैं जिनका यूज़ किया जाता है टू डिफाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो उन सभी टर्म्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उनको यूज़ करते हैं टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नोटेशंस आपको दिए जाते हैं, बिग ओ नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस, है ना, थीटा नोटेशंस, है ना, जिसका यूज़ करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा क्या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। ये आप लोग लिख लिए, समझ में आ गया होगा। डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम निकाल रहे हैं। हमने ये नहीं लिखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, हमने लिखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। तो एक और चीज़, जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग टॉपिक, जो ये सब्जेक्ट है, जो पेपर है, इस पेपर में हम लोग सारे जो भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स के एल्गोरिदम को ही पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पर आपके पास मन में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम, है ना। तो अब यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पता है या आप पता नहीं करना चाहिए। पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम होता क्या है, क्योंकि यहाँ इस पूरे बुक में, इस पूरे टॉपिक में, डेटा स्ट्रक्चर में हम सभी टर्म्स के एल्गोरिदम पर ही ध्यान देंगे, एल्गोरिदम को ही सीखेंगे कि कैसे एल्गोरिदम लिखा जाता है किसी भी टर्म के लिए। अब एल्गोरिदम आप ऑलरेडी फंडामेंटल में पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 के, ठीक है, वहाँ पर पढ़ना था एल्गोरिदम के बारे में। तो एल्गोरिदम आप पढ़े होंगे क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे हम कोई वर्क करने जा रहे हैं, हमको कोई काम मिला, अब वो काम हमको मिल गया कि करिए, ठीक है। अब वो काम करने से पहले, जैसे हमको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, हमको मिला कि आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, तो ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन पार्टी है उसी दिन हम शुरू करेंगे या उसके एक दो दिन पहले पर शुरू करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, पार्टी को और डायरेक्ट शुरू करेंगे, है ना, उसके अरेंजमेंट का काम हम डायरेक्ट शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को करने से पहले एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है कि हमको इस काम में करना क्या क्या है और कैसे कैसे और कब कब कर लेना है, कितने समय में उसको कंप्लीट कर लेना है, ये सारा हम लोग तैयार कर लेते हैं। अगर पार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला कितने गेस्ट आएंगे, कौन कौन से गेस्ट आएंगे, देन फिर क्या कहते हैं, पार्टी में अरेंजमेंट क्या क्या होगा, खाना होगा कि सिर्फ नाश्ता होगा, डीजे होगा, सब कुछ। उसके बाद फिर वो कहाँ से अवेलेबल किए जाएंगे, किसके पास से वो लाया जाएगा, कब लाना है उसको, पार्टी के दिन लाना है कि पार्टी के एक दिन पहले ले आना है, ठीक है, सजावट कैसा होगा, ये सारा चीज़ हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, एक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे, एस्टिमेट बना लेते हैं, देन आफ्टर हम उस पर स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो एज सेम एज यहाँ एल्गोरिदम भी यही कहता है कि अगर आप कोई वर्क करने जा रहे हैं, यानी कि कोई प्रोग्राम डेवलप करने जा रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने से पहले उसका एक डिज़ाइन तैयार कर लीजिए,
और उस डिज़ाइन को आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप नोटेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नोटेशन में लिखने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप नोटेशन, स्टेप बाय स्टेप नोटेशन है ना, इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज टू सॉल्व द particular problem is called an algorithm, है ना, एल्गोरिदम है ना। तो ये था हमारा एल्गोरिदम क्या होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज आपको एक प्रॉब्लम मिला, फाइंड एंड प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, है ना। एक सिंपल सा हमको मिला, फाइंड एंड प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। तो इसके लिए हम क्या होगा, डायरेक्ट हम प्रोग्राम लिख सकते हैं अगर हमको आता है, बट हम यहाँ मान कर चल रहे हैं कि नहीं, हम प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम उसका डिज़ाइन, एक छोटा सा प्रोग्राम है इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसका हम एल्गोरिथम लिखें फिर हम प्रोग्राम डेवलप करें, इतना मेहनत कौन करेगा। लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, बड़े बड़े सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जैसे कंपनीज वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एल्गोरिथम ही लिखना होगा। सबसे पहले आप उसका डेटा फ्लो डायग्राम बनाइएगा, है ना। ये सारा चीज़ डिजाइन करने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा टेक टू नंबर्स, है ना, टेक इनपुट टू नंबर्स इन टू मेमोरी लोकेशन, टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, यही कीजिएगा ना, टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। कैसे हो जाएगा, इन यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, N1 एंड N2, पहला स्टेप। स्टेप 2 क्या हो जाएगा अब आपको, है ना, स्टेप 2 क्या होगा, ऐड द वैल्यू ऑफ बोथ मेमोरी लोकेशन। क्या करना है, ऐड द वैल्यू ऑफ बोथ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मतलब N1 प्लस N2 कर देना है ना। इसके बाद आपको क्या कर देना है, स्टोर दैट वैल्यू, स्टोर द रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट स्टोर कर लिए, कैसे, हमने लिखा सेट S इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, डिस्प्ले। अब हमने कैलकुलेट तो कर लिया, डिस्प्ले नहीं करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रिजल्ट क्या आया। तो डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है, यानी कि प्रिंट किसको, एस को। तो इस तरह से, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 5 में हमारा क्या हो जाता है, एंड। अब यहाँ के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा है, स्टॉप कीजिए, एंड कीजिए, जो करना है वो कीजिए। तो इस तरह से हम जब लिखते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं, एक एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। तो यहाँ पर हम लोग एल्गोरिदम ही लिखेंगे किसी भी टर्म का पूरे इस डेटा स्ट्रक्चर में। इसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, इसका लैब भी आप लोग को करना। लैब में आप इन सभी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, जो आप लोग ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, है ना, सभी टर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप उन एल्गोरिदम्स को प्रोग्राम में डेवलप कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। हम यहाँ सारा एल्गोरिदम ही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए टॉपिक का नाम हमने लिखा कॉम्प्लेक्सिटी
ऑफ एल्गोरिथम, यानी किसी भी एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। नॉर्मली जो एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी होगा वही सेम कॉम्प्लेक्सिटी आपका किसका हो जाएगा, प्रोग्राम का होगा, क्योंकि आप प्रोग्राम उसी के बेसिस पर डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एल्गोरिथम का क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या हो गया, तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना वो टाइम कंज्यूम करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड कितना वो स्पेस कंज्यूम करेगा टू स्टोर द वैल्यूज़ और डेटा इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी रिजर्व कर रहा होगा, तो वो मेमोरी कितना ले रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और वो कितना समय लगा रहा है एग्जीक्यूशन में, वो दैट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी तक आपको टाइम का पता नहीं चलता होगा, छोटा छोटा प्रोग्राम बना रहे थे, छोटा प्रोग्राम कम समय में बना दे रहे थे, लेकिन क्या है, जब बड़ा प्रोग्राम बनाएगा, अगर एक एक थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर सब ले रहा है, मिली सेकेंड में भी, तो अगर बहुत सारा हो गया तो सेकेंड में भी हो सकता है, और वो फिर मिनट भी हो सकता है, और वो आवर भी हो सकता है। तो सो यहाँ पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर कैसे फाइंड करते हैं हम अपने एल्गोरिथम का या अपने प्रोग्राम का, वो सीखेंगे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करता है वो सीखेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए सारा चीज़। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।